बर्बाद होने के कई रास्ते होते हैं, लेकिन बिहार ने फिर भी इलेक्शन को ही चुना था। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंड बिहार इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसको डिकोड करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं और पूरा पॉलिटिकल माहौल एकदम से हिल गया है। इस बार के नतीजे वन साइडेड निकले हैं। सपोर्टर्स, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट सब शौक में हैं। महागठबंधन के जो सपोर्टर्स हैं, खास करके कांग्रेस और आरजेडी वाले, अब ओपनली कह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट न्यूट्रल नहीं लगता है। एनडीए की जीत इतनी बड़ी है कि लोगों को लग रहा है कि इस खेल सिर्फ कैंपेनिंग तक का ही नहीं है, कुछ और भी हुआ है। एंड आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि रिज़ल्ट ऐसे क्यों आए हैं, वोट चोरी का लॉजिक क्या है, काम चोरी का एंगल कितना बड़ा है, ग्राउंड पे क्या हुआ है, एनडीए का फॉर्मूला क्या था, एंड महागठबंधन का जो कहाँ फेल हुआ, वोमेन वोटर्स और साइलेंट वोट का क्या रोल था इस इलेक्शन में, वोमेन नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर का चैप्टर का क्या है, आरजेडी का डाउनफॉल का क्या सीन है, कांग्रेस का स्ट्रक्चर प्रॉब्लम क्या है, जंगल राज का फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, मनी फैक्टर, व्हाट्सएप इम्पैक्ट और बोथ साइंस जो स्ट्रेटजी खेली गई थी। एंड जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में, उसमें इस बिहार इलेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिर बिहार के वोटर्स, बिहार की पब्लिक चाहते क्या है और वो किस चीज़ को लेके उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने जो इलेक्शन में वोट को किसी के लिए वोट किया, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में रिजल्ट देखकर लोग शॉक क्यों है, पहला क्वेश्चन ये है। जो टॉपिक है हमारा पहला, बिहार में रिजल्ट को देखकर लोग शॉक क्यों है। बिहार की पॉलिटिक्स जो है अनप्रेडिक्टेबल रही है हमेशा से, पर इस बार अनप्रेडिक्टेबिलिटी का जो भी एक्सट्रीम लेवल थी वो भी पार हो गई है। इतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो एक्सट्रीम लेवल पार हो गई है, इसका कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं था। महागठबंधन की हालत एक्सपेक्टेड थी, जो कि एग्जिट पोल के जरिए से हमें देखने को मिला था, लेकिन पर इतनी बुरी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एनडीए का टोटल नंबर, बीजेपी लगभग 91 सीट्स, जेडीयू लगभग 83 सीट्स, कंबाइंड ऑलमोस्ट 180 कंबाइंड नियर बाई 200 के आसपास इनकी जो सीट्स हैं वो कंप्लीट हो गई है। ये बिहार में बहुत ही रेयर होता है कि कोई अलायंस इतने मार्जिन से जीत जाए। दूसरी तरफ आरजेडी 50 से भी नीचे 25-26 सीट के आसपास है। कांग्रेस सिर्फ 60 में से सिर्फ 5 सीट जीत पाती है। एमआईएम भी 5-6 सीट जीत पाती है। लेफ्ट पार्टीज़ भी इस बार इम्पैक्ट नहीं दिखा पाई। इसलिए सपोर्टर्स का मानना है कि ये हवा पलट गई है और ये फिर पोलिंग प्रोसेस जो है उसमें गड़बड़ है। तो वोट चोरी का नैरेटिव क्या है, इस चीज़ को हम समझते हैं अभी के इस टॉपिक पे। सबसे पहले ये समझो कि इंडिया में जो वोट चोरी का मतलब है वो सिर्फ ईवीएम तक का ही, हैक होने तक का ही नहीं होता है। वोटिंग मैनिपुलेशन का बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जैसे वोटर लिस्ट में नाम डिलीट हो जाना, वोटर लिस्ट में फेक नेम्स ऐड कर देना, जेन्युइन वोटर्स को बूथ तक नहीं पहुंचने देना। जैसे कि पटना में अभी थोड़ा टाइम पहले हुआ था, जो नदी के उस साइड से थे और जो उनका पोलिंग बूथ था वो इस साइड था, तो बीच में पुलिस या फिर किसी के भी दबाव से उन्होंने, जब मीडिया वालों ने पूछने की कोशिश किया कि आप क्यों नहीं आने दे रहे, तो ऊपर से ऑर्डर आया, किसका है, कुछ कोई जवाब नहीं है। फिर बूथ मैनेजमेंट, बूथ पे ही सेटअप कर लेना सारी चीज़ें, लोकल प्रेशर पर बूथ सेटअप पे पड़ जाना, या फिर लोकल जो लोग होते हैं उनका दबाव पड़ जाना, काउंटिंग डेस्क पर मिसमैच हो जाना वोट का, पोस्टल बैलेट की प्रोसेस में गड़बड़ी कर देना, स्ट्रांग रूम पे डाउट हो जाना, वीक ऑब्जर्वेशन होना, माइक्रो मैनेजमेंट गैप्स हो जाना। एंड ये सारी चीज़ें, तो जब लोग वोट चोरी की कहते हैं तो वो इन सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऑनेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट कहेगा कि सिर्फ वोट चोरी से 60-61 में से सिर्फ 5 सीटें ही नहीं बनती हैं। इसका मतलब ग्राउंड पे भी कुछ रियल शिफ्ट हुआ है। लेकिन वोट चोरी का जहाँ तक सवाल है, उसमें जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से जब एसआईआर का ऑफिशियल डेटा रिलीज किया जाता है इलेक्शन से पहले, जो फर्स्ट राउंड इलेक्शन था बिहार में, उससे पहले एक डेटा रिलीज किया जाता है जिसमें 7.42 करोड़ बिहार में जो भी वोटर्स थे उनका नाम उस लिस्ट में था। फिर जब वोट काउंटिंग होता है तो 12 नवंबर को ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू वेबसाइट से एक और प्रेस रिलीज़ होता है, जिसमें ये चीज़ें शो होती हैं कि 7.45 करोड़ इतने लोगों ने वोट किया। तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास जब वोट होने से पहले डेटा 7.42 करोड़ होती है और वोट होने के बाद जब काउंटिंग होती है तो उसके बाद डेटा
7.45 कैसे हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट मोर देन 2.5 लैक्स और मोर देन 2 लैक्स, ये वोट गड़बड़ी कहाँ से हुई है, इसका जवाब कौन देगा। तो इन सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है और इन पे बात भी करने की ज़रूरत है। अब देखिए कि वोटर लिस्ट में नाम कैसे डिलीट हो जाता है। SIR होता है बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले, और उसमें 64 लाख लोगों का नाम काट दिया जाता है। फिर फेक नाम्स ऐड होता है, कुछ लोग जहाँ दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड अलग अलग जो कि BJP से ही जुड़े हुए हैं, उनका वोट दिल्ली में पढ़ना, देहरादून में पढ़ना, हरियाणा में पढ़ना, अलग अलग जगहों पर पढ़ना, फिर जाके बिहार में अपने लोकल गाँव में भी वोट करना। ये सारी चीज़ें भी शो करती है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर गड़बड़ी है, और ये किसकी वजह से है, कौन मिला हुआ, इन सारी चीज़ों पे हम अलग से बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हद तक सिस्टम की भी गड़बड़ी है, लेकिन अब देखते हैं हम काम चोरी का एंगल का कितना बड़ा रोल है अपोजिशन का ग्राउंड फ्लॉप हो जाना। अगर वोट चोरी 15-20% तक इम्पैक्ट करती होगी, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन की स्ट्रेटजी कमजोरी या काम चोरी 60-70% के आसपास रिस्पॉन्सिबल है। सबसे बड़ा एग्जांपल राहुल गांधी जी का है। इलेक्शन के बीच में 2 बार बाहर चले गए, रिजल्ट के दिन भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं था। लीडर ऑफ अपोजिशन के अब्सेंस में ये क्या मैसेज आता है। अब पार्टी जिसका लीडर ही एब्सेंट हो जाता है, यूनिट वीक हो, वहाँ बूथ लेवल तक एनर्जी कैसे जाएगी। कांग्रेस का पूरा स्ट्रक्चर 20 साल से वीक होता जा रहा है। यूपी में गिर चुकी है सरकार, बिहार में गिर चुकी है, पंजाब में लीडरशिप क्राइसिस है, और नेशनल लेवल पे डायरेक्शन अनक्लियर ही है। अपोजिशन के वर्कर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। अपोजिशन में वीकनेस है, ये माननी पड़ेगी और इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फ्रॉड हो रहा है, फिर जो भी उधर से मिसयूज किया जा रहा है पावर का, वो अलग चीज़ है, लेकिन अपोजिशंस में भी वीकनेस है। अब देखते हैं ग्राउंड लेवल रियलिटी। एनडीए का 0 टू बॉटम स्ट्रेटजी क्या था। एनडीए के पास एक यूनिक स्ट्रेंथ थी, जैसे बूथ लेवल एजेंट्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, पन्ना प्रमुख, ब्लॉक लेवल की टीम, डिस्ट्रिक्ट वार रूम, एंड उसके बाद सोशल मीडिया माइक्रो टारगेटिंग जो था वो काफ़ी हद तक काम किया इनके लिए। व्हाट्सएप मॉनिटरिंग ग्रुप थे, खास करके उन जगहों पे जहाँ पे उतने वेल एजुकेटेड लोग नहीं थे, या फिर उन चीज़ों को समझने वाले उतने अच्छी मानसिक सोच समझ रखने वाले वो चीज़ें नहीं थे। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से मॉनिटर किया जाता था उनमें वो लोग फंस जाते थे। जैसे कि कुछ इलाकों में जब 10,000 रुपये नीतीश कुमार ने हर महिला अकाउंट में डाले थे, तो कुछ पहले चरण के बाद या शायद इलेक्शन के कुछ दिन पहले वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में से एक मैसेज वहाँ पे फ्लिक करने लगा कि अगर वोट नहीं दिया तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ी उन चीज़ों पे। वुमेन वोटर जो थी उनका आउटरीच हो जाना, लोकल कास्ट कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ों को एनडीए ने काफ़ी अच्छे से अपने स्ट्रेटजी में शामिल किया और इन पे काम किया। इन सब पे एनडीए ने 10-15 साल से काम कर रहा है, चाहे वो विकास या फिर अपना डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों पे काम करे ना करे, लेकिन वो अपने वोट बैंक पे बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ये अब रही बात काम की, तो हम किसी और वीडियो में देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वोट और इलेक्शन रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले, तो हम इस सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। महागठबंधन इसको मैच ही नहीं कर पाया। एक सिंपल रूल है इलेक्शन का कि इलेक्शन टीवी पे नहीं होती है, बूथ पे जीता जाता है, और एनडीए बूथ पे जीत गया है। तो जो चीज़ें राहुल गांधी वीडियो पे, वॉइस प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर इलेक्शन कमीशन कहीं भी कर रहे थे टीवी पे, ये सारी चीज़ें तो शो हो रही थी, लेकिन ग्राउंड लेवल तक कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं कुछ। अब आते हैं, देखते हैं वोमेन वोटर्स, जो बिहार के वोमेन वोटर्स थे, उन्होंने कैसे गेम को चेंज कर दिया। वुमेन वोटर्स द गेम चेंजर। बिहार में वुमेन वोटर्स का टर्नआउट काफ़ी हाई होता है, और इस बार उनका खुद का एनडीए को फेवर में ज़्यादा था, या फिर उनके फेवर में एनडीए ज़्यादा था। क्यों ना हो, क्योंकि 10,000 रुपये वाली स्कीम जो थी, एलपीजी सिलेंडर, राशन, डेप्थ बेनिफिट्स, प्रोविजन का कंटिन्यूएशन, एंड जंगल राज रिटर्न का फियर। अब आते हैं जंगल राज की फियर जो रिटर्न था, ये नहीं कि सिर्फ 90s के टाइम में था, ये अभी भी है और काफ़ी हद तक है, लेकिन हाँ उस टाइम के मुकाबले आज कम है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी टेक्नोलॉजीज थी वो सारी अभी है, वो उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। एंड उतनी इन्फॉर्मेशन शायद सही टाइम पे पुलिस या गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंच सकती थी, जिस पे वो लोग एक्शन ले पाएँ। लेकिन अभी के टाइम पे आपके पास सारी सुविधाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप उस टाइम के हिसाब से अभी का आप कंपेयर करोगे तो उससे ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू उस टाइम के हिसाब से फैसिलिटीज़ और सर्विसेज की वजह से। तो
ज़्यादा इन सेंस कि अभी इतना है तो सोचो उस टाइम पे अगर उतने कंट्रोल में था तो कितना था। और रहा बात लालू 90s के टाइम का, तो 90s के टाइम में लालू जी एक ऐसे सीएम बिहार के थे जिन्होंने इक्वलिटी पे बात किया था, जो कास्ट इक्वलिटी थी। कुछ टाइम वो एक टाइम था जब उस टाइम पे लालू की सरकार से पहले बिहार में ये होता था, अगर तू छोटे जाति का है या लो कास्ट का है या फिर जनरल ST XYZ किसी भी कास्ट का है तो तुम नीचे ही बैठोगे। तो उस सोच से ऊपर लेके आए थे। तो इस चीज़ को हम साइड में करते हुए अब देखते हैं ये जो 10,000 रुपये का फैक्टर था, 10,000 रुपये का जो स्कीम चलाया गया था, उसका साइलेंट इन्फ्लुएंस कितना बड़ा था। तो ये इलेक्शन में सबसे बड़ा अंडर करंट था। महिला जो फीमेल थी वो क्लियर बोल रही थी कि अमाउंट आया है इसलिए अप्रिसिएशन भी है। एंड बिहार में जो इकोनॉमिक कंडीशन है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टाइट है। ऐसे में 10,000 रुपये का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट बड़ी फैमिलीज पर पड़ता है। इसके साथ र्यूमर भी चला एक व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक ब्रेन वॉश करने की मुहिम चलाई गई थी जिसमें वोट नहीं दिए तो पैसे वापस देने पड़ेंगे या वापस ले लेंगे। जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मॉनिटरिंग किया गया इन सारी चीज़ों को। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इम्पैक्ट था, वो अंडर एस्टिमेट मत करो। बिहार में व्हाट्सएप कैंपेनिंग सबसे स्ट्रॉन्ग थी। नीतीश कुमार साइलेंट बट पावरफुल कार्ड। लोगों ने सोचा था नीतीश का एरा ख़त्म हो गया एंड पर बीजेपी ने उनको सही तरीके से रिपैक कर दिया। नीतीश का मेन इमेज वुमेन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर एंड साइकिल योजना, सोशल रिफॉर्म्स, रूरल कनेक्टिविटी, इन सारी चीज़ों को लेके होता है। एंड महागठबंधन का बिगेस्ट मिस्टेक जो था वो नीतीश को लाइटली लेना ही था। नीतीश के रिस्पेक्ट ग्राउंड पे अभी भी बहुत ही ज़्यादा इंटैक्ट है। सो नीतीश कुमार को आप किसी भी तरह से लाइटली नहीं ले सकते हैं किसी भी कंडीशन में। अब प्रशांत किशोर की रियलिटी जो चेक थी उसके ऊपर हम बात करते हैं। प्रशांत किशोर सोच रहे थे कि बिहार को डाटा से जीत लेंगे। 2 साल की यात्रा, लाखों का कैंपेन पर 0 रिजल्ट। प्रशांत किशोर का मॉडल बिहार में फेल हुआ क्योंकि बिहार इमोशंस पर चलता है, बिहार कास्ट लॉजिक पर चलता है, बिहार मेमोरी स्ट्रांग रखता है, बिहार फार्मूला नहीं एक्सेप्ट करता है, डेवलपमेंट की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता है। वो सिर्फ कास्ट एंड रिलीजियस और इमोशंस पे जाके जाता है। पीके का कोल्ड स्ट्रेटजी बिहार के जो वार्म पॉलिटिक्स के अगेंस्ट था, जो भी कहीं से काम नहीं कर पाया। अब देखते हैं आरजेडी का जो रियल प्रॉब्लम था, पास्ट हॉन्ट्स द प्रेजेंट। तेजस्वी मेहनत करते हैं, कोई डाउट नहीं है, पर उनके साथ एक प्रॉब्लम चिपकी हुई है कि आरजेडी का 15 साल का जो शैडो था उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता है। लोगों का परसेप्शन होता है कि आरजेडी आया तो सिस्टम फिर बिगड़ जाएगा एंड ब्ला 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 दिस। तेजस्वी नए हैं पर पार्टी पुरानी इमेज से नहीं निकल पाई है। अब देखते हैं कांग्रेस कोलैप्स स्टोरी क्या है। तो कांग्रेस का डाउनफॉल 3 लेवल्स पर दिखता है। लीडरशिप वैक्यूम हो जाना, ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स, मैसेज क्लियरिटी ज़ीरो होना। एंड कांग्रेस ने इस इलेक्शन में ग्रुप कैंपेन बहुत वीक रखा था एंड यूथ कनेक्ट मिसिंग था, लोकल अलायंस से मिस कम्युनिकेशन था, फंडिंग और लॉजिस्टिक का क्राइसिस था। रिजल्ट बिहार में पार्टी का ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाता है। एंड जंगल राज का फियर क्या है एंड ओल्ड नैरेटिव और उसके न्यू इफेक्ट क्या पड़े थे, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं शॉर्ट्स में। बीजेपी ने ये नैरेटिव बार बार चलाती है, आरजेडी इज इक्वल टू जंगल राज, और ये नैरेटिव आज भी इफ़ेक्टिव है। पॉलिटिक्स में फिजियोलॉजिकल फियर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, स्पेशली वोमेन वोटर्स जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हैं या फिर लोअर क्लास में फैमिलीज़ में हैं। तो इसमें ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है एनडीए का कास्ट बैलेंस परफेक्ट मैथ। जो एनडीए ने कास्ट इक्वेशन बहुत ही स्मार्टली तरीके से हैंडल किया था। एबीसी वोट, महादलित वोट, उसके बाद जो फीमेल वोट थे उसको भी अपने साइड कर लिया था, अपर कास्ट वोट एंड पसमंदा आउटरीच, ओबीसी का स्प्लिट हो जाना। एंड इस बार आरजेडी के जो कोर वोटर थे वो भी डिवाइड हो गए थे। तो एनडीए ने कास्ट अर्थमेटिक का जो सोशल बेनिफिट के साथ मर्ज किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था और एनडीए के थ्रू। और जो अपोजिशन
इसके बाद देखते हैं हम अपोजिशन का बिगेस्ट इशू विज़न का अब्सेंस हो जाना। जैसे आरजेडी का विज़न वोट का एक्साइट नहीं कर पाया, कांग्रेस का विज़न लोगों को समझ नहीं आया, लेफ़्ट का जो विज़न ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाया, एंड अपोजिशन सिर्फ एंटी एनडीए मैसेज पर चल रहा था। तो जनता को एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेट मॉडल चाहिए होता है, वो मिसिंग था कहीं ना कहीं। एंड उसके बाद देखते हैं कि हम व्हाट्सएप रूमर्स और माइक्रो टारगेटिंग कैसे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल फैक्टर बन के सामने आया था एनडीए के लिए। इस बार डिजिटल कैंपेनिंग ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है। फेक फॉरवर्ड मैसेजेस, टारगेटेड वीडियोस, रूमर्स, इमोशनल स्टोरीज, व्हाट्सएप ग्रुप, पर्सनल मैसेजिंग, बूथ लेवल अपडेट्स, एंड एनडीए ने डिजिटल को इलेक्शन वीपन बना दिया था। एंड उसके बाद अपोजिशन जो थी वो इस रेस में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो डिजिटली इम्प्लीमेंट किया एनडीए ने अपने साथ और अपने वोटर के साथ, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ था। उसके बाद देखते हैं ट्रेन ट्रांसपोर्ट और टर्नआउट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट ने रिजल्ट वीक में स्पेशल ट्रेन चलवाई, काफ़ी लोग वापस बिहार आए। टर्नआउट मैनेजमेंट एनडीए का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। अपोजिशन ये सिस्टम ही नहीं कर पाई, अपोजिशन की जो सिस्टम थी मैच नहीं कर पाई। और जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेन का जो सिस्टम है, अब सेंट्रल में इनकी गवर्नमेंट है, रेलवे बीजेपी के अंदर है, सारी चीज़ें बीजेपी के अंदर है एंड एनडीए के अंदर है। तो ये उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं कि वो अपने लिए, अपने वोटर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देके उनको उनके जगह पर लाया जाए जहाँ से उनके वोट को हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज था, लेकिन उसको इन्होंने एडवांटेज में ही बदल दिया, अपने पावर को मिसयूज किया। तो वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदल देना, वही काम किया था इस बार बीजेपी ने और एनडीए की गवर्नमेंट ने। तो फिर वहीं बिहार के लोग जिस स्पेशल ट्रेन के नाम से इन्होंने वोट देने बिहार में गए हुए थे, वही वैसे एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। फिर वो उसके डब्बे में भीड़ बकरियों के जैसे भरे जाएंगे, बाथरूम के सीटों पे के अंदर भरे जाएंगे। फिर ये लोग वापस अपने अपने काम धंधे पे दूसरे राज्य दूसरे शहर में चले भी जाएंगे। फिर आता है एग्जिट पोल का भी कन्फ्यूज़न। एग्जिट पोल ने एनडीए को लीड तो दिया था, एग्जिट पोल ने जो एनडीए को लीड भी तो दिया था, पर इतना बड़ा मार्जिन किसी ने प्रेडिक्ट ही नहीं किया था। इससे लोगों में सस्पिशन बढ़ा। और ग्राउंड रिपोर्ट एग्जिट पोल से डिफरेंट होते हैं, बट इतना भी नहीं होता, और ये काफ़ी ज़्यादा डाउट क्रिएट करके गया लोगों के अंदर। राहुल गांधी का एब्सेंस बिग डैमेज ऑफ अपोजिशन, एंड इलेक्शन के बीच में उनका ट्रैवलिंग पॉलिटिक्स के लिए डिजास्टर निकला। शायद उनका वाइफ लीडर जैसा नहीं लगा लोगों को। अपोजिशन के वर्कर्स को फील हुआ कि टॉप लीडर सीरियस ही नहीं है, या फिर कुछ गड़बड़ियाँ थी, लेकिन उनके अलावा ये भी गड़बड़ी हुई थी। ये पॉइंट को इनको पॉइंट आउट करना था, जहाँ पे एक साइड से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये सारे लोग बिहार में इलेक्शन कैंपेन के लिए गए भी थे। तो एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये जब तक इलेक्शंस हो नहीं जाते, रिजल्ट्स में भी सामने नहीं आ जाते, तब तक थोड़ा सा तो इनको अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है। एंड जो उसके बाद आता है तेजस्वी का एफर्ट बट लिमिटेड इम्पैक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन एफर्ट बहुत ज़्यादा थे। तेजस्वी रैलीज अच्छी करते हैं, यूथ कनेक्ट भी होते हैं, पर वो पार्टी के ओल्ड बैगेज से बाहर नहीं आ सकते हैं, जो पहले से उनके ऊपर वो थप्पा लग चुका है। उनका रीजनल इमेज से नेशनल क्रेडिबिलिटी बनाने में टाइम लगेगा, और तो जो जाहिर सी बात है, यूथ को काफ़ी मिले थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी आई थी, लेकिन उन्हें वो वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। बहरहाल उन्होंने अपने जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ी थी वहाँ से वो विजय हुए। अब समझते हैं कि बिहार वोटर की साइकोलॉजी क्या है, बिहार का वोटर क्या चाहता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार वोटर जो कि है उनकी साइकोलॉजी क्या है, बिहार का वोटर क्या चाहता है। प्रैक्टिकल, बेनिफिट ड्रिवन, कॉशियस, इमोशनली अपॉइंटेड और इमोशनली ओपिनियटेड एंड फियर अवॉइडेंट। उसके बाद एक्सपेरिमेंट कम करता है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात करे, चाहे एजुकेशन के ऊपर बात करे, हेल्थ सिस्टम और रोजगार के ऊपर बात करे या ना करे, लेकिन वो उनको अपने कास्ट, प्रैक्टिकल, पर्सनल बेनिफिट ड्रिवन, कॉशियस, इमोशनली, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनको रोज़गार तो चाहिए नहीं। बीपीएससी का जब पेपर होता है और उसके बाद उसमें कुछ लीकेज होते हैं, स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट करने जाते हैं उन पे सर्दियों के दिनों में वाटर प्रेशर की वो सारी उन पे अटैक होता है, लाठीचार्ज होता है। उसके अलावा
जो अब एसएससी का पेपर होता है उसमें पेपर लीक होता है, कभी नीट के पेपर में लीक होता है, कुछ एग्ज़ाम्स हो जाते हैं उसके बाद वैकेंसी कैंसिल कर दी जाती है। कुछ में तो वैकेंसीज आने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, किसी में जैसे टीचर्स के सिलेक्शंस होते हैं उनमें एग्ज़ाम हो जाता है, सब चीज़ होता है, पर वो अपॉइंट नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें होता है। और उससे भी बड़ा धांधली ये होता है कि जैसे इन्होंने वो वैकेंसी निकाली गई, फिर उसका एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम फॉर्म के जो फीस थी उसको 600, 700, 1000 रुपये तक लेके जाया गया। फिर उसके बाद जो बच्चे एग्ज़ाम दिए, फॉर्म भरे, लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है कुछ भी रीज़न देके कि लीक हो गया। तो लीक हुआ तो कौन जिम्मेदार है, ये तो सिस्टम ही बताएगा ना। तो इन सारी चीज़ों पे इनको बात ही नहीं करना होता है, फिर वो पैसे कहाँ गए ना कोई पूछेगा, ना कुछ, ना रिफ़ंड आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बिहार में ये चीज़ें इनको चाहिए ही नहीं, इनको बस चाहिए कि अपना इलेक्शन का वोट है, 10,000 हमें मिल गए, हमें 5,000 मिल गए, हमें 200 मिल गए, हम सारी चीज़ें के ऊपर हम वीडियो अपना वोट कर देंगे, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। इसके बाद हमें कोई काम नहीं है, हमारे को गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सब लोगों को मिलके सोचना पड़ेगा और इस पे काफ़ी ज़्यादा सोचने की चीज़ें हैं। उसके बाद यूपी और वेस्ट बंगाल में होने वाले जो इलेक्शंस है उस पर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है उस चीज़ को हम समझते हैं। बिहार के रिजल्ट ने दोनों स्टेट्स में मैसेज भेज दिया है, अगर अपोजिशन ग्राउंड पे नहीं उतरेगा तो एनडीए फिर जीत सकता है या फिर गड़बड़ी होगी। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन रेज करने पड़ेंगे और क्वेश्चन उठने भी चाहिए। अब कंक्लूजन क्या है कि ये इलेक्शन सिर्फ वोट चोरी या वोट काम पर नहीं गया है। इलेक्शन एक मिक्स्ड रिजल्ट था, थोड़ा बेनिफिट, थोड़ा फेयर, थोड़ा मैनेजमेंट, थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा अपोजिशन का मिस्टेक और थोड़ा एनडीए का स्मार्ट प्लानिंग, थोड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किसी एक पार्टी को पर्सनली फेवर करना। अपोजिशन का अगर अगले इलेक्शन जीतने हैं तो उन्हें डिजिटल वुमेन आउटरीच, कास्ट बैलेंस और बूथ स्ट्रेटजी में एनडीए को चैलेंज करना होगा। अंटिल देन बिहार का पॉलिटिक्स लैंडस्केप एनडीए के फेवर में ही रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक understand this video and thank you so much.